नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ये स्पेशल वीडियो है। जो अब उनका सीबीटी एग्ज़ाम होना है, उस सीबीटी एग्ज़ाम में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से सर्वाधिक रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को हम इसमें इंक्लूड किए हैं। कंप्लीट वीडियो आप वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन है कि पराचुंबकीय पदार्थ कौन होता है, यानी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात किया हुआ है। तो मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके आईटीआई में 3 टाइप का ही पढ़ना है। इसमें जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, और दूसरा जो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा जो होता है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसे हम डायामैग्नेटिक मटेरियल भी कहते हैं। तो इसमें डायामैग्नेटिक मटेरियल की ही बात किया है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल वह मटेरियल होता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो कोई प्रतिक्रिया न दे, साथ ही साथ उस डायामैग्नेटिक मटेरियल की इंटेंसिटी, तीव्रता को या सापेक्ष चुंबकशीलता को कम कर दे, वो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो इसमें ऑप्शन जो ए दिया हुआ है लकड़ी, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निकिल जो है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आता है। प्लेटिनम और मैग्नीज ये दोनों अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम बी का प्रेजेंट करते हैं, और बी इक्वल टू होता है φ/a, और बी जो है फ्लक्स, फाई जो है फ्लक्स है, फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर बाई, ए जो है ये एरिया होता है, और एरिया का यानी क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक जो हुआ, मात्रक जो हुआ वेबर पर मीटर स्क्वायर हुआ, लेकिन इसका एसआई मात्रक पूछा है। तो एसआई मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। एसआई मात्रक टेस्ला होता है। अगर सीजीएस की बात करता तो सीजीएस इसका मात्रक जो होता है वो गॉस होता है। तो ऑप्शन जो ए दिया हुआ है टेस्ला, इसलिए ऑप्शन नंबर ए टेस्ला सही होगा एसआई में। और यदि यह सीजीएस की बात करता तो सीजीएस में हम गॉस देते। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो फार्मूला आप जानते होंगे, R इक्वल टू रो L अपान ए होता है। R को हम कहते हैं प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, और रो को हम कहते हैं, ये रो है, रो को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, और L जो है उस कंडक्टर की लंबाई है, और A जो है उस कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो इसमें कह रहा है कि प्रतिरोध के कौन व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। तो यहाँ लंबाई जो है ये समानुपाती हो रही है। एरिया जो है, इस कंडक्टर की एरिया जो है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो इस रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लंबाई समानुपाती हो गया तो गलत है। प्रतिरोधकता, जिसको हम, ये प्रतिरोधकता है रो, ये भी समानुपाती हो रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तापमान से इससे कोई संबंध नहीं है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप देख भी रहे होंगे फार्मूला में कहीं टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया गया है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कि ए है, इसके साथ व्युत्क्रमानुपाती के संबंध में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, SWG से तार का आकार मापने की परास क्या होती है। अर्थात SWG का फुल फॉर्म जो होता है स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, और इसका जो परास होता है वो 0 से 36 होता है। अब इसमें 0 नंबर वाला, इसमें हम करते क्या हैं, SWG से यानी स्टैंडर्ड वायर गेज से हम किसी भी वायर के व्यास को मेज़र करते हैं mm में। साथ ही साथ किसी चादर को भी हम मोटाई माप सकते हैं इसी स्टैंडर्ड वायर गेज से। तो इसमें गुरु कटा रहता है, ऐसे सीधा आता है फिर पीछे गोल हो जाता है। तो ये जो हिस्सा है ये किसी भी
प्लेट या चादर की हम मोटाई इस वाले हिस्से से मापेंगे, और जब किसी वायर का व्यास मापना होगा तो इस गोल वाले हिस्से में डालेंगे। तो इसमें ये है, और इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि जो नंबर जितना छोटा होगा उसका व्यास ज़्यादा होगा। कहें तो कम नंबर वाला वायर मोटा होगा और ज़्यादा नंबर वाला वायर पतला होगा। इसी तरीके से एक AWG भी आता है, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड वायर गेज, और इसका भी जो रेंज होता है वो 0 से 36 ही होता है। फिलहाल यहाँ रेंज पूछा था, तो रेंज आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया है 0 से 36, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि SWG से किस में मेज़र किया जाता है, तो व्यास मेज़र करते हैं, मोटाई मेज़र करते हैं उसकी, और साथ ही साथ mm में मेज़र किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा। जैसे यहाँ पे एक रजिस्टेंस हमने लगा दिया और इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे ये ओपन हो गया। ओपन का मतलब है कि इस सर्किट में रजिस्टेंस जो है एकदम हाई है। अगर ये आइडियल की केस कहता तो आइडियल में ओपन सर्किट में रजिस्टेंस जो होता है वो अनंत होता है, लेकिन आइडियल का जिक्र नहीं किया है तो आप हाई से हाई दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ ऑप्शन नंबर आप सी कीजिए, अधिक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यही क्लोज सर्किट रहता तो रजिस्टेंस कम होता। अगला 7 नंबर है कि XLP केबल का फुल फॉर्म क्या होता है। XLP केबल का फुल फॉर्म जो होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल होता है, और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर सहनशीलता जो होती है वो 90 सेंटीग्रेड होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ये देख लेते हैं, क्रॉस दिया हुआ है ऑप्शन में, ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि BIS का फुल फॉर्म क्या होता है। BIS का जो फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण होता है। मतलब इसमें इस क्वेश्चन में आप इंग्लिश साइड में जाइएगा तो ज़्यादा इसका ऑप्शन पकड़ने में सहूलियत होगी। इसमें देखिए जो प्रोटेक्शन, करंट प्रोटेक्शन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रॉस और एक होता है क्लोज होता है। तो इसमें देखिए क्रॉस की जिक्र किया हुआ है, तो क्रॉस में जो आते हैं वो किटकैट फ्यूज आते हैं, और क्लोज में जो आते हैं वो MCB आ जाएगा, MCCB आ जाएगा, HRC फ्यूज आ जाएगा, और सर्किट ब्रेकर आ जाएंगे। फिलहाल यहाँ कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन की बात किया है, तो ये किटकैट फ्यूज होगा, जिसे हम रिवाइवेबल फ्यूज भी कहते हैं। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये जो होता है क्लोज एक्सेस का होता है, तो ये नहीं होगा। MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ये भी क्लोज एक्सेस का उदाहरण है, तो ये भी नहीं होगा। HRC फ्यूज हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ये भी क्लोज एक्सेस के अंतर्गत आता है, तो ये भी नहीं होगा। डी जो है रिवाइवेबल टाइप फ्यूज यानी पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, इसी को हम कहते हैं किटकैट फ्यूज, तो ये कोर्स एक्सेस में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा कि कोर्स एक्सेस का करंट प्रोटेक्शन फैक्टर जो होता है वो 0.81 होता है, और क्लोज एक्सेस का करंट प्रोटेक्शन फैक्टर जो होता है 1.23 होता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य, पुनः तार यानी
किट कैट फ्यूज का या रिवाइवेबल फ्यूज की बात कर रहा है। तो इसमें आप इंग्लिश साइड में जाइए तो यहाँ लिखा है कि रिवाइवेबल फ्यूज की बात किया हुआ है। और करंट कैरी कैपेसिटी 32 एम्पियर है। रेटेड केबल इन प्रोटेक्टेड बाय रिवाइवेबल। अभी रिवाइवेबल फ्यूज का हमने करंट प्रोटेक्शन फैक्टर जो बताया था वो 0.81 बताया था। अब इसमें जब आप गुणा कीजिए 0.81 इंटू 32, इसमें क्यों हम 0.81 से ही इंटू किए हैं, इसलिए कि यहाँ रिवाइवेबल फ्यूज की बात कर रहा है और रिवाइवेबल फ्यूज जो होता है वो कोर्स एक्सेस प्रोटेक्शन में आता है और कोर्स एक्सेस प्रोटेक्शन का फैक्टर जो होता है 0.81 होता है, इसीलिए हम 32 एम्पियर में 0.81 से गुणा कर रहे हैं। तो जब आप इसमें इंटू करेंगे तो लगभग ये 25.92 के आसपास बनेगा। तो राउंड फिगर में आप इसको 26 एम्पियर मान लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 26 एम्पियर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 200 वाट 250 बाई 200 वाट और 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है R बराबर V²/P होता है। V² यानी V का मान जो दिया है 250, 250 इंटू 250 अपान 200 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 मारा गया, ये 0 से ये 0 मारा गया। 25 इंटू 25 होता है 625 और 625 में यहाँ बाई में 2 है तो 2 से जब आप भाग देंगे तो ये बनेगा 312.5। और रजिस्टेंस की गणना करनी थी तो रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो 312.5 ओम इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 312.5 ओम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि श्रेणी परिपथ का कहाँ उपयोग किया जाता है। तो फ्यूज परिपथ में फ्यूज जो होता है वो फेज के सीरीज में लगता है, इसमें प्रयोग होगा। तो ऑप्शन ए तो सही है। बी ऑप्शन है कि वोल्टमीटर संयोजन में, वोल्टमीटर जब भी लगता है तब पैरेलल में इसका कनेक्शन होता है, तो ये सीरीज हुआ नहीं, तो ये नहीं होगा। अगला जो दिया है कि घरों में विद्युत लैंप, घरों की वायरिंग जो होती है वो पैरेलल में होती है, तो लैंप भी पैरेलल में लगेंगे, तो ये भी नहीं होगा। और डी जो दिया है कि अमीटर में शंट प्रतिरोध, अमीटर में जो शंट प्रतिरोध होता है वो लो मान का रेजिस्टेंस होता है और एम्पियर मीटर के पैरेलल में इसका भी कनेक्शन होता है, तो ये भी नहीं होगा। ये तीनों जो हैं इनका कनेक्शन समानांतर में होता है और फ्यूज जो होता है फेज के सीरीज में होता है और सीरीज का ही यहाँ पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। जो भी स्टूडेंट ITI फर्स्ट ईयर के हैं और उनका CBT एग्ज़ाम देना है तो इन क्वेश्चनों को कंप्लीट वॉच करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।